हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम जिस चैप्टर की आज शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम जानते हैं क्या है? उसका नाम है अ वॉक थ्रू फायर। अब ये चैप्टर किस बारे में है जानने के लिए करेंगे हम इस चैप्टर के पहले भाग की शुरुआत। तो चलो करते हैं शुरू। The other evening I was sorting out the contents of a trunk in the loft। तो बच्चों, एक शाम को मैं सॉर्ट कर रहा था, यानी कि मैं छटाई कर रहा था जो कंटेंट्स थे, यानी कि जो अंत वस्तुएं थी ट्रंक की, पेटी की, इन द लॉफ्ट, मचान पर। When I came across an old pair of khaki drill slacks, जब मेरे सामने आई एक पुरानी जोड़ी खाकी की ड्रिल यानी अभ्यास के समय पहने जाने वाली स्लैक्स यानी कि ढीली पतलून। अ सोविनियर ऑफ माई आर्मी डेज इन इंडिया। और ये क्या है बच्चों? ये एक सोविनियर थी। सोविनियर थी का मतलब क्या होता है भाई? एक स्मृति चिन्ह था मेरे आर्मी के दिनों का, जब मैं कहाँ था? जब मैं भारत में था। मतलब क्या है, जो ये लेखक है वो क्या है? एक सैनिक था। Nothing unusual in that। इस चीज़ में कुछ असामान्य नहीं था। I suppose, ऐसा मैं मानता हूँ। But this was a rather special pair of army issue tropical kit, carefully preserved and still in fine shape। भाई मेरा तो मानना है कि इस चीज़ में कोई असामान्य बात नहीं है, पर ये एक खास पेयर था, एक खास जोड़ी थी आर्मी इशू यानी आर्मी के द्वारा दी गई ट्रॉपिकल किट का, यानी उष्ण देशीय एक किट बनाई गई थी कि भाई जो सैनिक उष्ण देशों में जा रहे हैं उनके हिसाब से कपड़े दिए गए थे उनको, और उन्हीं कपड़ों के अंदर वो ड्रिल स्लैक्स थी जिसको क्या किया गया था? केयरफुली यानी कि ध्यानपूर्वक प्रिजर्व किया गया था, संरक्षित किया गया था। एंड स्टिल इन फाइन शेप। और ये जो ढीली पतलून थी ना बच्चों, ये अभी भी ठीक अवस्था में थी। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद भी। एक्सेप्ट दैट द बॉटम्स ऑफ द लेग्स वर बैडली बर्न्ड। सिवाय इस चीज़ के कि जो बॉटम था यानी जो निचला भाग था उस ढीली पतलून का, वो बुरी तरीके से जला हुआ था। Almost as though someone had deliberately held them aloft over a fire। बिल्कुल इस प्रकार से जला हुआ था जैसे कि किसी ने जानबूझकर एक आग के ऊपर उस ढीली पतलून को रख दिया हो। तो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब छटाई। कंटेंट्स मतलब अंत वस्तु। ट्रंक मतलब पेटी। ये क्या है? लॉफ्ट है ना, होना क्या चाहिए? अलॉफ्ट। अलॉफ्ट मतलब मचान। ड्रिल यानी कि अभ्यास। स्लैक्स यानी ढीला पतलून। सोविनियर मतलब स्मृति चिन्ह। अनयूजुअल मतलब असाधारण। स्पेशल यानी खास। ट्रॉपिकल मतलब उष्ण देशीय। केयरफुली यानी कि ध्यान पूर्वक। प्रिजर्व्ड मतलब संरक्षित। एक्सेप्ट मतलब सिवाय। बॉटम्स मतलब, यहाँ पे बॉटम्स का मतलब है निचला भाग। बैडली मतलब बुरी तरह से। बर्न्ड मतलब जला हुआ। In fact, that was near enough what had happened to them। तो बच्चों, लेखक बता रहा है कि भाई असल में इनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। सच में किसी ने उस स्लैक को क्या कर दिया था? आग के ऊपर रख दिया था। अब कैसे वो घटना हुई वो भी तो जानना है ना। देखिए, It was in the early part of 1947 when I found myself stationed at a sapper camp at a small place called Begampat in Hyderabad state। तो बच्चों, लेखक अब उस घटना को याद करते हुए बता रहा है कि भाई 1947 साल का है ना, सन 1947 का शुरुआती हिस्सा था जब मैं स्टेशनड था यानी कि नियुक्त था एट अ सैपर कैंप, एक सैपर कैंप में एक छोटी सी जगह पर जिसका नाम क्या है? बेगामपत। और ये जगह कहाँ पर थी? ये थी हैदराबाद स्टेट में। एंड वन इवनिंग आई वॉज ड्राइविंग बैक टू द कैंप आफ्टर अ विजिट टू द नियर बाय टाउन ऑफ सिकंदराबाद। तो बच्चों, एक रात को मैं वापस लौट रहा था अपने उसी कैंप में। अब लौट तो रहा था पर मैं गया कहाँ था? देखिए,
आफ्टर अ विजिट टू द नियर बाय टाउन, मतलब भाई मैं गया था पास के एक नगर में, सिकंदराबाद के, जहाँ पर आई हैड अ डिलाइटफुल मील, जहाँ पर मैंने एक आनंदमय से, मतलब बहुत अच्छी तरीके से मील खाया यानी भोजन खाया एट अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट, एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में। तो बच्चों हमने यहाँ पे जो 3 शब्द देखे हैं उन्हें हम पहले रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहला है डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब जान बूझकर। अलोफ्ट यानी ऊपर। स्टेशन मतलब तैनात या फिर नियुक्त। आई वॉज एट पीस विद द वर्ल्ड। अब लेखक बोल रहा है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा शांत था इस दुनिया को लेकर। I had reached a point where the road, such as it was, divided, and as I was swinging into the left-hand fork towards the camp, I caught a glimpse of something in the headlights over on the right-hand fork. तो बच्चों लेखक ये बोल रहा है कि मैं एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा था उस सड़क की जो कि क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी, विभाजित हो रही थी। एंड एज आई वॉज स्विंगिंग इन टू द लेफ्ट हैंड फोर्क, तो लेखक बोल रहा है कि भाई देखो ये सड़क जा रही है, ये जो सड़क है 2 भागों में विभाजित हो रही है इस प्रकार से, है ना। तो मैं सड़क के जब लेफ्ट साइड में मुड़ रहा था, फोर्क मतलब विभाजन, तो जो विभाजित हुआ हुआ जो लेफ्ट साइड था मैं वहाँ पे स्विंग कर रहा था, उतार चढ़ाव होके मेरा जो ट्रक था वो वहाँ पे मुड़ने वाला था। आई कॉट अ ग्लिम्स, मुझे एक झलक दिखाई दी ऑफ समथिंग इन द हेडलाइट्स। अब भाई गाड़ी की जो हेडलाइट्स होती है ना, उन हेडलाइट्स के द्वारा क्या हुआ, एक झलक दिखलाई दी ऑन द राइट हैंड फोर्क। ये जो राइट हैंड वाला विभाजन है उस पे मुझे किसी चीज़ की झलक दिखाई दी। दिस वॉज अ लिटिल मोर देन अ कार्ट ट्रैक विच लेड टू अ स्मॉल विलेज कॉल्ड फिरोजगौड़ा। तो बच्चों लेखक बता रहा है कि ये जो राइट साइड वाला रास्ता था ना, वो एक छोटा सा कार्ट ट्रैक था, यानी कि बैलगाड़ी वाला रास्ता था जो कि एक छोटे से गांव फिरोजगौड़ में जा रहा था। अब क्या देखा लेखक ने, अभी जान लेते हैं बच्चों, पहले मीनिंग्स रिवाइज करेंगे। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला मीनिंग है वो है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल मतलब आनंदमय। मील यानी कि भोजन। एट पीस यानी कि शांत। रीच्ड मतलब पहुंचा। डिवाइडेड मतलब विभाजन। स्विंगिंग यानी कि उतार, ये क्या लिखा हुआ है, चढ़ाव लिखा हुआ है, होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए उतार चढ़ाव। फिर है फोर्क यानी कि विभाजन। ग्लिम्स यानी कि झलक। I stopped the truck and reversed it back along the road. मैंने क्या किया, उस ट्रक को रोका और फिर मैंने क्या किया, उस ट्रक को रिवर्स किया यानी कि पीछे की ओर चलाना शुरू किया। Along the road, उसी सड़क पे। Until the headlights shone across to where something had first attracted my attention. और मैं तब तक गाड़ी को पीछे करता रहा जब तक वो जो हेडलाइट्स थी ना उस चीज़ पर नहीं चमकी जिसने क्या किया था, अट्रैक्ट किया था मेरा अटेंशन, यानी मेरा ध्यान आकर्षित किया था। And I was just in time to see shadowy figures disappearing like mad across the rough ग्राउंड। और मैं बिल्कुल सही समय पर पहुंचा था। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ शैडोई फिगर्स को देखा, कुछ धुंधली आकृतियों को देखा जो कि गायब हो रही थी मैड की तरह। भाई मैड का मतलब हम जानते हैं पागल, पर यहाँ पे मैड का मतलब है जो बहुत तेज़ी से क्या हो रही हो, जा रही हो। तो वो जो धुंधली आकृतियाँ थी ना बच्चों, बहुत तेज़ी से गायब हो रही थी उस रफ ग्राउंड से, उस कठोर से ज़मीन से। Whoever they were, तो भाई वो लोग जो भी थे, they were obviously intent, वो लोग क्या चाहते थे, वो लोग स्पष्टतया उनका इरादा ये था on putting as much distance between themselves and me as they could in the shortest time. वो लोग ये चाहते थे कि जो सबसे कम समय हो, सबसे कम समय में अपने और मेरे बीच जितनी ज़्यादा हो सके उतनी दूरी बना ले। So I let them get on with it. तो मैंने भी क्या किया, उनको ऐसा करने दिया, यानी उनको भाग जाने दिया।
because I could now see what appeared at first sight to be a bundle of white clothing on the ground, but what on a closer inspection turned out to be an elderly Indian. तो बच्चों क्यों भाग जाने दिया? क्योंकि अब ये लेखक देख सकता था कि जो चीज़ पहली नज़र में एक गठरी लग रही थी सफ़ेद कपड़ों की ज़मीन पर गिरी हुई, वो नज़दीकी से निरीक्षण करने पर पता चला कि वो सफ़ेद गठरी क्या है कपड़ों की, असल में एक बुजुर्ग भारतीय है। तो बच्चों हमने इससे पहले यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स पढ़े, रिवाइज नहीं किए हैं, पहले हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। देखिए सबसे पहला है कार्ट, कार्ट यानी कि बैलगाड़ी। रिवर्स्ड मतलब पीछे की ओर चलना। शोन यानी कि चमका। अट्रैक्टेड मतलब आकर्षित किया। अटेंशन मतलब ध्यान। शैडोई मतलब अस्पष्ट या फिर धुंधला। फिगर्स मतलब आकृति, और साथ साथ एक और मतलब होता है ना फिगर्स का, इसका मतलब होता है लोग, व्यक्ति। डिसअपियरिंग मतलब गायब होता हुआ। मैड मतलब अत्यधिक जल्दी से, और एक और मीनिंग हम क्या जानते हैं, पागल। रफ मतलब कठोर। ऑब्वियसली मतलब स्पष्टता, और इंटेंट मतलब इरादा या फिर प्रयोजन। He was lying quite still and I feared the worst. अब वो जो बुजुर्ग भारतीय था वो पड़ा हुआ था काफ़ी ज़्यादा स्टिल मतलब स्थिर, और मेरे को सबसे बुरी चीज़ की क्या थी, डर था, आशंका थी। बट एज आई नेल्ट डाउन, पर जैसे ही मैं नीचे झुका, बिसाइड हिम उसके पास, ही ओपनड हिज आइज, उस बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोल ली। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स हैं देखिए। सबसे पहला है शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम। बंडल यानी कि गठरी। क्लोजर मतलब नज़दीकी। इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण। एल्डरली मतलब बुजुर्ग। लाइंग मतलब लेटा हुआ या फिर पड़ा हुआ। क्वाइट मतलब काफ़ी। स्टिल मतलब स्थिर। फियर्ड यानी कि डर था। वर्स्ट मतलब अत्यंत बुरा। His face was covered with blood and it was obvious that someone had been doing a pretty thorough job of putting the boot into him. तो बच्चों लेखक बता रहा है कि वो जो बुजुर्ग भारतीय था उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था खून से, and it was obviously, और ये बिल्कुल जाहिर था, that someone had been doing a pretty thorough job, कि किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा कार्य किया है, putting the boot into him मतलब उसकी पिटाई करने का। Not for the first time in my life, I then wished that I was a good soldier. तो बच्चों ये पहली बार नहीं हुआ था जीवन में जब मेरी ये कामना थी कि मैं एक अच्छा सैनिक होता। Who always carried his field dressing kit, जो कि हमेशा अपने साथ रखता field dressing kit in the specially provided pocket of his slacks. और भाई अच्छा सैनिक होता तो क्या करता, मैं अपनी स्लैक्स में, ढीली पतलून में वो फील्ड ड्रेसिंग किट रखता, और उस जगह उस स्लैक्स के अंदर रखता जो कि क्या थी, एक खास तौर पर प्रदान की गई पॉकेट थी, इंस्टेड ऑफ द यूजुअल टिन ऑफ सिगरेट्स, सिवाय इस बात के, बजाय इस बात के कि भाई सिगरेट के एक टिन में मैं अपनी वो ड्रेसिंग किट को रखता। Not being a good soldier, I had to do the best I could with a large pocket handkerchief. अब चूंकि मैं अच्छा सोल्जर नहीं था तो मेरे पास वो जो फील्ड वाली जो किट थी, ड्रेसिंग किट थी, वो तो थी नहीं अपनी स्लैक्स में, पर फिर भी मैंने क्या किया, मैं जितना अच्छा हो सकता था मैंने उतना अच्छा करने की कोशिश की एक पॉकेट हैंकरचीफ की सहायता से, मतलब जेब में रखने वाले रुमाल की सहायता से। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए, आगे कहानी में आगे बढ़ने से पहले उसे रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है कवर्ड मतलब ढका। ऑब्वियस मतलब जाहिर। कैरीड मतलब साथ रखना। स्पेशली मतलब खास तौर पर। प्रोवाइडेड यानी प्रदान किया, और पॉकेट मतलब जेब। And when I had managed to clear the blood from his face, I could see that he was indeed a very old Indian. और जब मैं कामयाब हो गया उस बुजुर्ग के चेहरे से खून पोंछने में, तब मैं ये देख सकता था कि वो जो बुजुर्ग था वास्तव में एक बहुत बूढ़ा भारतीय था। And I was beginning to get more than a little worried. और अब क्या होने लगा था, मैं चिंतित जो था वो थोड़ा सा और होने लगा।
He had evidently taken a severe beating. अब ये क्या था बच्चों? बेशक वो जो बुजुर्ग था उसने गंभीर पिटाई को झेला था. And I didn't want to move him. और मैं वो जो बुजुर्ग था ना उसको हिलाना डुलाना नहीं चाहता था. Because I did not know, क्योंकि मुझे नहीं पता था what internal injuries की कौन सी आंतरिक चोटें he might have उस बुजुर्ग को लगी होंगी. तो बच्चों आगे जानने से पहले क्या करेंगे? मीनिंग्स रिवाइज करेंगे. चलिए देखते हैं. सबसे पहला है मैनेज्ड. मैनेज्ड मतलब यहाँ पर है कामयाब. वरीड यानी कि चिंतित. एविडेंटली यानी कि बेशक. सीवियर मतलब गंभीर. बीटिंग का मतलब यहाँ क्या लिखा है? पिटाई लिखा है, पर वो बिंदु आ रही है ना, अब वो बिंदु नहीं आएगी बच्चों, यहाँ से हम ये बिंदु हटा देंगे. क्या होगा? सिर्फ पिटाई. इंटरनल मतलब आंतरिक. इंजरीज यानी कि चोटें. On the other hand, I didn't feel I could leave him where he was while I drove on to the camp for help. तो भाई एक तरफ तो मुझे उस बुजुर्ग को हिलाने में डर लग रहा था और दूसरी तरफ मैं उस बुजुर्ग को नहीं छोड़ सकता था वहाँ पे जब मैं कैंप वापस जाता मदद को लाने के लिए. In fact, I didn't know what to do. और भाई तथ्य क्या है कि मुझे खुद नहीं पता था कि क्या करना है. And on that he stood up. और जब मैं ये सब सोच रहा था ना, इतने में वो बुजुर्ग खड़ा हो गया. Quite simply, काफ़ी आसानी से. Like that he stood up. इतनी आसानी से वो खड़ा भी हो गया. I was left squatting on the ground. अब मैं जो था वो उकड़ू ही बैठा रह गया ज़मीन पर. And while I was hastily trying to muster my sketchy knowledge of Urdu, अब भाई मैं तो बैठा रह गया, पर फिर क्या करने लगा? मैं जल्दी से एकत्र करने लगा अपनी स्केची मतलब अपना जो अधूरा नॉलेज थी, ज्ञान था उर्दू को, जब मैं उसको एकत्र करने लगा ये पूछने के लिए इफ़ ही वॉज ऑल राइट कि क्या वो ठीक है. ही गेव मी माई सेकेंड सरप्राइज. तब उस बुजुर्ग ने मुझे मेरे जीवन का दूसरा आश्चर्य दिया. क्या था वो? अभी जानते हैं बच्चों. देखिए पहले मीनिंग्स रिवाइज करते हैं. सबसे पहला है क्वाइट. क्वाइट मतलब काफ़ी. सिंपली यानी केवल. स्क्वाटिंग मतलब उकड़ू बैठे हुए. ग्राउंड यानी ज़मीन. हेस्टीली मतलब जल्दी से. मस्टर यानी कि एकत्र करना. स्केची मतलब अधूरा और नॉलेज यानी कि ज्ञान. ऑफ द इवनिंग थैंकिंग मी इन माई परफेक्ट इंग्लिश. तो भाई मेरे को तो लगा बच्चों कि इस लेखक को उसके जीवन का दूसरा सरप्राइज मिला है, पर असल में ये जो सरप्राइज था ये उस शाम का दूसरा सरप्राइज था. कैसे था वो सरप्राइज? देखिए. क्योंकि उस बुजुर्ग ने थैंक किया उसे, शुक्रिया कहा उस सैनिक को इन परफेक्ट इंग्लिश, एक उत्तम अंग्रेजी में, फॉर माई टाइमली इंटरवेंशन, उस सैनिक के टाइमली यथा समय हस्तक्षेप के लिए. Those were the words he used. और यही शब्द जो थे यानी कि जो टाइमली इंटरवेंशन है ना, यही शब्द उस बुजुर्ग ने इस्तेमाल किए थे. And you can imagine how incongruous they sound coming from a ragged barefoot Indian whose worldly possessions seemed to be tied in the usual mysterious bundle somewhere in his धोती. तो बच्चों उसने तो बोल दी अंग्रेजी उस बुजुर्ग ने, पर आप लोग इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि ये जो शब्द थे कितने ज़्यादा इनकॉन्ग्रस लग रहे थे, बेतुके लग रहे थे. दे साउंड मतलब वो सुनाई दे रहे थे. कमिंग फ्रॉम अ रैगेड बेयरफुट इंडियन. क्यों? क्योंकि ये जो शब्द आ रहे थे वो आ रहे थे एक रैगेड चीथड़े पहने हुए बेयरफुट इंडियन के द्वारा, यानी नंगे पैर वाले भारतीय के द्वारा. हुज वर्ल्डली पोजेशंस, जिसकी जो सांसारिक संपत्ति थी ना, सीम्ड टू बी टाइड, ऐसा लगता था कि वो सारी संपत्ति बंधी हुई है इन द यूजुअल मिस्टीरियस बंडल, एक रहस्यमय गठरी में, समवेयर इन हिज धोती, उस बुजुर्ग की धोती में ही. तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द है देखिए. सबसे पहला है सरप्राइज. सरप्राइज मतलब आश्चर्य. थैंकिंग यानी शुक्रिया कहते हुए. टाइमली मतलब यथा समय. इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप. इमेजिन यानी कल्पना करना. इनकॉन्ग्रस मतलब बेतुका. साउंड यानी सुनाई देना.
रैगेड मतलब चीथड़ा लपेटे हुए। बेयरफुट मतलब नंगे पैर। वर्ल्डली मतलब सांसारिक। पोजेशंस यानी कि संपत्ति। टाइड मतलब बंधा हुआ। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय और बंडल यानी गठरी। तो बच्चों मजा आ रहा है ना इस कहानी में। अब भाई और क्या क्या बातें होंगी इस बुजुर्ग के साथ और इस सैनिक के साथ जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।